तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रोग एवं प्रमुख संक्रमण रोग के बारे में। तो रोग होते क्या हैं? आम बोलचाल की भाषा में जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई रोग हो गया, जैसे हम कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं तो वो नॉर्मल हम आसानी से काम कर लेते हैं, चीजें उठा लेते हैं। बट जब हमको कोई रोग हो जाता है तो हमें एक थकावट महसूस होती है, हम उस काम को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं और चीजों में समस्या आने लगती है, खान पीन अच्छा नहीं होता हमारा। तो ये एक प्रकार की समस्या आती है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार का रोग है, सीधी सीधी बात है, ज्यादा इसमें कोई डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते होंगे कि रोग होता क्या है, डिजीज क्या होता है। तो रोग को उत्पन्न करने वाले कौन होते हैं? रोग जनक, रोगों के जन्मदाता। जनक मतलब जन्मदाता, जो रोगों को जन्म देते हैं उनको रोग जनक बोलते हैं, रोगों के जन्मदाता। इंग्लिश में इनको पैथोजन बोलते हैं। तो होते क्या है ये वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनको हम रोगजनक कहते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब कि जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। मतलब कि हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जिनको देख सके। सूक्ष्मदर्शी मतलब कि माइक्रोस्कोप। आप लोगों ने देखा होगा माइक्रोस्कोप या पढ़ा भी होगा, है ना। माइक्रोस्कोप से टेस्ट भी किए होंगे, स्लाइड से जो करते हैं हम लोग, है ना। अब आते हैं हम रोगजनक। तो डिफरेंट टाइप के रोगजनक हैं, उनके उदाहरण हैं। जैसे कि एक मैं आपको गाना बताता हूं तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अभी तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में और डिटेल में मैं चीजें लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं रोगजनक के बारे में। कौन कौन से होते हैं? जीवाणु होते हैं जिनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु होते हैं जिनको हम वायरस बोलते हैं, कवक होता है और कवक को हम फंगी बोलते हैं, और एक होता है प्रोटोजुआ, ठीक है। तो अब इनको कैसे याद रखेंगे अपन कि टीबी टाइफाइड कैसे हो रहा है, डेंगू पोलियो कैसे हो रहा है, कवक से दाद हो रही है, और प्रोटोजुआ से मलेरिया हो रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि टीबी हैजा टाइफाइड जीवाणु से होते हैं, टीबी हैजा टाइफाइड जीवाणु से होते हैं, खसरा चिकन पॉक्स पोलियो और हेपेटाइटिस वायरस से होते हैं, दाद खाज खुजली कबक से होते हैं, और मलेरिया डेंगू प्रोटोजुआ से होता है। ऐसा एक गाना बना लीजिए, कोई भी ट्रिक बना लीजिए। तो एक मैंने आपको हिंट दी है, आगे जब अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं कौन कौन से डिजीज जीवाणु से होते हैं, कौन कौन से डिजीज प्रोटोजुआ से होते हैं, मैं सब बताऊंगा। अभी आपका इंट्रोडक्शन है, थोड़ा आप टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे, फिर अगले पार्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रोगजनक कौन कौन से हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजुआ, ठीक है। जीवाणु से फॉर एग्जांपल हमें टीबी टाइफाइड हो रहा है, विषाणु से डेंगू पोलियो हो रहा है, कवक से दाद हो रहा है, प्रोटोजुआ से मलेरिया हो रहा है, ठीक है। रोगवाहक, रोगवाहक, रोगवाहक मतलब रोगों को पहुंचाने वाले, रोगों को पहुंचाने वाले, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेक्टर। तो वे जीव जो रोगजनकों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं रोगवाहक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब रोगवाहक, मच्छर क्या है? रोगवाहक है, ठीक है। मक्खी क्या है? रोगवाहक है ना। तो एक फैक्टर, एक कारण जो रोग उत्पन्न कर रहा है उसको हम रोगवाहक बोलते हैं, ठीक है। मच्छर से मलेरिया डेंगू होता है, मक्खी से हैजा टाइफाइड होता है ना। आगे चलते हैं। ऊष्मीयमान अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड। तो भैया ये किस चिड़िया का नाम है? आप लोग सोच रहे होंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो रोगजनक के शरीर में प्रवेश करने और रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच समय को ऊष्मायन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके शरीर में रोगजनक ने प्रवेश किया, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको तुरंत रोग हो जाएगा, है ना। तो कुछ समय रहेगा। तो जो समय पीरियड रहेगा रोगजनक को शरीर में प्रवेश करने का और आपके शरीर रोग से प्रभावित होने का, जो वो टाइम पीरियड रहेगा उसको हम बोलेंगे ऊष्मायन अवधि मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे उसको। जैसे कि यहां पर मैंने उदाहरण देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है कि टाइफाइड की ऊष्मायन अवधि लगभग 6 से 30 दिन होती है। समझ गए आप? अब इसमें हम 2 प्रकार के रोग पढ़ेंगे। तो 2 प्रकार के रोग, एक तो जन्मजात रोग होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं उपर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। तो जन्मजात रोग की परिभाषा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि वे रोग जो जन्मजात होते हैं
उनको हम क्या बोलते हैं? जन्मजात रोग बोलते हैं। उदाहरण ये ले लीजिए, हीमोफीलिया ले लीजिए। उदाहरण के लिए हीमोफीलिया, इसमें क्या है कि ब्लड का जो ब्लड जो बहता है वो बहना बंद नहीं होता, मतलब जल्दी, है ना? तो हीमोफीलिया में ऐसा होता है। और उपार्जित मतलब कि एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज क्या होते हैं? वे रोग होते हैं जो जन्म के बाद होते हैं। उपार्जित रोग क्या होते हैं? जो हमें मिलते हैं, जन्म के बाद होते हैं, जो है ना, जो जन्म के बाद होते हैं उपार्जित रोग कहलाते हैं। जैसे कि टीबी, टाइफाइड, मलेरिया, है ना? और उपार्जित रोग के अंदर भी आप देख सकते हैं, एक होते हैं संक्रमित रोग और एक होते हैं असंक्रमित रोग। तो संक्रमित रोग क्या होते हैं, असंक्रमित रोग क्या होते हैं? तो सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में, संक्रमित रोग वे रोग होते हैं जो एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, उनको संक्रमित रोग बोलते हैं। जैसे कि टीबी हो गया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है, संक्रमित रोग हो गया। ठीक है, असंक्रमित रोग हो गया कौन सा? कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे कि जो मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है क्या? नहीं फैलता है। कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है क्या? नहीं फैलता। और हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है क्या? नहीं फैलता। ठीक है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है ना? अब आते हैं मेन जो अभी टॉपिक है टीबी के बारे में। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीबी हैजा टाइफाइड जीवाणु से होते हैं, है ना? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है हमारा, इसमें एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि टीबी किससे होता है? तो टीबी जीवाणु से होता है। मैंने आपको बताया था ना, टीबी हैजा टाइफाइड जीवाणु से होते हैं। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस वायरस से होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ, मलेरिया, डेंगू, है ना? तो ये मैंने आपको ऐसा गाना बना के बताया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि टीबी किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, 4 ऑप्शन देंगे आपको, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ, तो आप जीवाणु पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब जीवाणु में भी अगर नाम पूछ ले वो कि टीबी कौन से जीवाणु से होता है, तो टीबी आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पैटेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी पूछे। अगर आपसे पूछे कि टीबी कौन से जीवाणु से होता है, ठीक है, उस जीवाणु का नाम बताइए जिससे टीबी होता है, तो उसका उत्तर आप लगाएंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से टीबी होती है। अब आपको बताते हैं कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं। जिन व्यक्तियों को टीबी होती है उनको लगातार 2 सप्ताह से अधिक क्या होती है? खांसी होती है। ठीक है, जिन व्यक्ति को क्या होती है, टीबी होती है, उनको 2 सप्ताह से अधिक लगातार क्या होती है? खांसी होती है। बलगम में खून आना, मतलब कि जो खकार होती है, खकार, बलगम, खकार में क्या आता है? खून आता है, खून। टीवी में आपने देखा होगा, मूवी में जब वो ऐसे करके खांसते हैं तो रुमाल में खून आ जाता है खकार के साथ, मतलब कि उनको क्या हो गया है? टीबी हो गया है। ठीक है, उनका वजन कम होने लगता है। वजन क्या होने लगता है? कम होने लगता है, वो दुबले पतले होने लगते हैं। ठीक है, रात में पसीना आने लगता है। रात में क्या आने लगता है? पसीना आता है उनको रात में। और बुखार तो आएगा ही जब कोई रोग होगा। तो लक्षण क्या हो गए? लगातार 2 सप्ताह से अधिक खांसी आना, बलगम में खून आना, वजन कम होना, रात में पसीना आना और बुखार आना। अब इसके लिए कुछ टेस्ट हैं। इसकी जांच कैसे होती है? एक तो होता है स्पूटम टेस्ट या फिर बलगम टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो स्पूटम का मतलब क्या होता है कि खकार का टेस्ट किया जाता है। स्पूटम टेस्ट या बलगम टेस्ट क्या होता है? इसमें खकार का टेस्ट किया जाता है टीबी के लिए। ठीक है, एक होता है छाती का एक्सरे करके करते हैं, एक सीबी नेट या जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है, एक मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। तो मॉन्टेक्स टेस्ट ये पहले के टाइम में होता था, अब तो क्या बोलते हैं कि स्पूटम टेस्ट करते हैं
और डॉट्स प्रणाली से इसका उपचार करते हैं। तो स्पूटम टेस्ट तो सीधा खकार का टेस्ट करते हैं, और मॉन्टेक्स टेस्ट में क्या होता है कि हाथ जो आपका रहेगा उस पे एक ट्यूबरक्लोसिन नाम की एक दवाई डाली जाएगी। ट्यूबरक्लोसिन नामक एक दवाई हाथ पर डाली जाएगी, ठीक है। और हाथ पे ऐसा टैप किया जाएगा। अगर आपका हाथ फूल गया, अगर आपका हाथ फूल गया तो क्या होगा, अगर आप हाथ नहीं फूला तो क्या होगा, इस तरीके से एक टेस्ट होता है, ठीक है। मॉन्टेक्स टेस्ट में ऐसा होता है कि ट्यूबरक्लोसिन नामक जो दवा है वो त्वचा पर उसका इंजेक्शन देंगे या वो दवाई डालते हैं, और 72 घंटे के लगभग आपको डॉक्टर के पास दोबारा आना पड़ता है। अगर वो आपकी स्किन फूल जाती है ना, उस पर गठान सी बन जाती है, तो आपको टीबी है, मतलब कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु आपके शरीर में मौजूद है, मतलब आपको टीबी है। और अगर त्वचा नॉर्मल रहती है तो आपको टीबी नहीं है, उससे ये पता चलता है, ठीक है। और छाती का एक्सरे करके पता लगता है। स्पूटम टेस्ट मैं बता चुका हूं कि बलगम का टेस्ट होता है। लेकिन ये सब क्या है, इससे भी सबसे बेस्ट तरीका है कि सीबी नेट टेस्ट जो होता है, इसमें ये आधुनिक टेस्ट है। ये डीएनए एक प्रकार के, इससे डीएनए परीक्षण टाइप का होता है, तो सबसे आधुनिक सीबी नेट को माना जाता है। और इसका टीबी का उपचार होता है डॉट्स प्रणाली से होता है। किससे होता है? डॉट्स प्रणाली से। डॉट्स प्रणाली से हम टीबी का उपचार करते हैं। डॉट्स प्रणाली का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं पद्धति के अनुसार एंटी टीबी दवाओं का पूरा कोर्स कराया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, अब आप सोच रहे होंगे कि पद्धति के अनुसार एंटी टीबी दवाओं का पूरा कोर्स कैसे कराया जाता होगा। तो जैसे इसका डॉट्स प्रणाली का जो उपचार है टीबी के लिए, तो ये मिनिमम 3 महीने का रहता है और मैक्सिमम 6 महीने का। अगर आपकी नॉर्मल केस है तो आपको 3 महीने में वो फ्री कर देंगे, टीबी मुक्त कर देंगे। सरकारी अस्पतालों में आजकल इसका अच्छा इलाज होता है कंपैरेटिवली प्राइवेट के। ये वैसे तो प्राइवेट अस्पताल में सब लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन टीबी के मामले में अगर देखा जाए ना, तो गवर्नमेंट अस्पताल में टीबी का ज्यादा अच्छे से उपचार और केयर होती है, ठीक है। अगर कम क्रिटिकल कंडीशन है टीबी की, तो डॉट्स प्रणाली द्वारा 3 महीने तक मरीज का इलाज चलेगा, और अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो वो 6 महीने में सही कर देते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हो रहा है ना, तो उसके जो थूक रहेगा ना, तो उसके थूक से वो टीबी फैलता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो हो सके तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, या उसको मास्क लगाने का सजेशन दें, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये फैलता है, ठीक है। और सीटेट में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको, है ना, कि जो टीबी है वो कौन से जीवाणु से होता है, या फिर टीबी कौन से सूक्ष्म जीव से होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड, तो टाइफाइड भी कैसे होता है? जीवाणु से, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए टाइफाइड किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो उत्तर लगाएंगे जीवाणु से। अगर जीवाणु का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है, ठीक है। किससे होता है? सल्मोनेला टाइफाइड जीवाणु से। सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से क्या होता है? टाइफाइड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मियादी बुखार बोलते हैं, या मोती झरा बोलते हैं, या आंतीय बुखार बोलते हैं। आंत में जो बुखार होता है, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? टाइफाइड के बहुत से नाम है हिंदी में। मियादी बुखार भी बोलते हैं, मोती झरा भी बोलते हैं, आंतीय बुखार भी बोलते हैं। जो मैं शब्द बोल रहा हूं आप नोट डाउन कर लीजिए। टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार भी बोलते हैं, मोती झरा भी बोलते हैं, आंतीय बुखार भी बोलते हैं। आंतीय, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको आंतीय बुखार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे जो मुख्य शरीर का जो हिस्सा प्रभावित होता है वो होता है आंत। आंत प्रभावित होती है मुख्यतः टाइफाइड से, ठीक है। इसलिए इसको आंतीय बुखार भी बोला जाता है, ठीक है। अब आंत में भी हमारा भोजन का पाचन कहां पे होता है? तो छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत में होता है। तो प्रभावित अंग कौन सा होगा? इससे छोटी आंत प्रभावित होगी। इसके लक्षण क्या होते हैं? ये दूषित भोजन या दूषित पानी से होता है। टाइफाइड या मियादी बुखार या मोतीझरा या आंतीय बुखार, ये सब एक ही है। ये किससे होता है? फैलने का कारण क्या है? दूषित भोजन, दूषित पानी से ये होता है, अस्वच्छता के कारण होता है, ठीक है।
दूषित भोजन, दूषित पानी, अस्वच्छता के कारण होता है। अगर आपसे फैलने का कारण पूछा जाए तो इसका होगा दूषित भोजन या दूषित पानी या अस्वच्छता के कारण क्या होता है, टाइफाइड या मियादी बुखार, या फिर जिसको हम बोलते हैं आंती बुखार होता है। इसके लक्षण क्या हैं? सिर में दर्द होगा, ठीक है, लगातार तेज बुखार होगा, कमजोरी होगी, पेट दर्द होगा, आंत में इफेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, पेट दर्द होगा। तो ज्यादा सीधी सीधी बात है कि लक्षण पे अगर आपको देखा जाए तो कोई भी बीमारी होगी तो आपको बुखार होगा, है ना, कमजोरी आएगी। अब इसमें आंत इफेक्ट हो रही है तो पेट दर्द होगा, है ना, क्योंकि दूषित भोजन के कारण हो रहा है। और लगातार कैसा रहेगा, तेज बुखार बना रहेगा और सिर दर्द होगा। अब इसके लिए क्या होती है, इसके लिए एक जांच होती है, उस जांच का नाम होता है बिडाल टेस्ट। क्या होता है, बिडाल टेस्ट। और बिडाल टेस्ट में क्या करते हैं, प्लाज्मा को चेक किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लाज्मा को चेक किया जाता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, बिडाल टेस्ट होता है, टाइफिडोट टेस्ट होता है और ब्लड कल्चर होता है, ठीक है। टाइफिडोट टेस्ट, ब्लड कल्चर। तो बिडाल टेस्ट क्या होता है और टाइफिडोट टेस्ट क्या होता है और ब्लड कल्चर क्या होता है। तो बिडाल टेस्ट जो होता है वो पारंपरिक तरीका है और टाइफिडोट थोड़ा उससे बेटर तरीका है और ब्लड कल्चर सबसे विश्वसनीय तरीका है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बिडाल टेस्ट में होता क्या है। तो बिडाल टेस्ट में जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें ब्लड हमारा ठोस और तरल पार्ट से बनता है, ठीक है। ब्लड हमारा ठोस और तरल पार्ट होता है ब्लड में, ठीक है। तो ठोस में क्या क्या आ जाता है अपना, आरबीसी आ जाएगा, प्लेटलेट्स आ जाएगा और डब्ल्यूबीसी आ जाएगा। मतलब कि ठोस में आ जाएगा अपना रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, और तरल में आ जाएगा प्लाज्मा। तो बिडाल टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा मतलब कि तरल ब्लड को हम चेक करते हैं। होता क्या है कि बिडाल टेस्ट में कि ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा जो तरल होता है ब्लड में प्लाज्मा होता है, उसको टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि बाहर से कोई चीज रोग उत्पन्न करने में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अब क्या होता है, जैसे कि कोई बाहर से कोई चीज आई, ठीक है, रोग उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है, एंटीबॉडी बनाती है। और रोग से लड़ने के लिए अगर सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु शरीर में प्रवेश करेगा, ठीक है, अगर हमारे शरीर में सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु प्रवेश करेगा तो हमारी बॉडी उससे लड़ेगी। उससे लड़ने के लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है। अगर हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई तो समझ लीजिए आपको क्या है, टाइफाइड है। और अगर हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज नहीं बनाई तो आपको टाइफाइड नहीं है। तो ये बिडाल टेस्ट है, ठीक है। इसमें 7 से 10 दिन लगते हैं इस टेस्ट का परिणाम आने में बुखार के। और इसमें टाइफिडोट भी लगभग मिलती जुलती ऐसी प्रक्रिया है, तो इसमें थोड़े कम दिन लगते हैं। थोड़ा रैपिड टेस्ट है ये बिडाल टेस्ट के कंपैरिजन में। आते हैं ब्लड कल्चर पे। तो ब्लड कल्चर में होता क्या है कि ब्लड का सैंपल लिया जाता है और इसमें जो होता है, इसमें जो जीवाणु है ना उसकी ग्रोथ करवाई जाती है। और सबसे विश्वसनीय तरीका ब्लड कल्चर ही है और सबसे अच्छा उपाय है। और आगे बढ़ते हैं, इसके उपचार देखते हैं कि डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं। पर्याप्त पानी पीना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आंत में बुखार होगा तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना पड़ेगा। स्वच्छ भोजन भी लेना होगा और आराम करना होगा। अब उपचार तो सीधी सीधी बात है, सिंपल सा उपचार है कि आराम करो। ये हर रोग में बताते हैं कि भैया बेड रेस्ट करो, है, एंटीबायोटिक लो, पर्याप्त पानी लो, है ना, स्वच्छ भोजन लो, ठीक है। वही बचाव भी कैसे है, स्वच्छ पानी पीना, हाथ धोना, टाइफाइड वैक्सीन लगवाना। आगे बढ़ते हैं, टिटनेस। तो टिटनेस भी कैसे होता है, जीवाणु से होता है। टिटनेस कैसे होता है, जीवाणु से होता है। टिटनेस कैसे होता है, जीवाणु से। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाए कि टिटनेस किस सूक्ष्म जीव से होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ, तो आपका उत्तर होगा जीवाणु से। कौन से जीवाणु से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक जीवाणु से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक जीवाणु से टिटनेस होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक जीवाणु से टिटनेस होता है, ठीक है। ये भी कैसे, जीवाणु से ही हो रहा है। अब संक्रमण का तरीका। अब ये जो जीवाणु है वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, एक तो गोबर में मौजूद होते हैं,
धूल मिट्टी में मौजूद होते हैं, जंग लगे लोहे में मौजूद होते हैं। ठीक है, जंग लगी कील, वही जो मैंने आपको उदाहरण अभी बताया है। गहरे घाव मिट्टी या धूल से दूषित चोट के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। और गोबर में भी जो होते हैं ना, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु मौजूद होते हैं जो टेटनस का कारण होते हैं। अब इसमें जो आपका जो मेन शरीर का जो हिस्सा है जो प्रभावित होता है वो है तंत्रिका तंत्र। जो आपका तंत्रिका तंत्र रहेगा, जो नर्वस सिस्टम रहेगा, उसमें वो टिटनेस में मेन प्रभावित होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टिटनेस में मुख्य प्रभावित अंग कौन सा है, तो आप बोलेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लिख लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि टिटनेस में प्रभावित अंग कौन सा है, मुख्य प्रभावित अंग कौन सा है। तो टिटनेस में मुख्य प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है इस बार भी आए, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं। इसमें मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। क्या होती है मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। जबड़े का जकड़ना, जबड़ा जो है लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है। जॉ जो है आपकी लॉक हो जाती है, जबड़ा अकड़ जाता है। ठीक है, शरीर जो है धनुष के आकार का हो जाता है। ठीक है, शरीर जो है धनुष के आकार का हो जाता है। ऐठन सी आ जाती है शरीर में, क्या हो जाती है, ऐठन सी। निगलने में, जब आपका जॉ मतलब कि जब आपका जबड़ा लॉक हो जाएगा तो आपको खाना निगलने में क्या होगी, कठिनाई होगी, दर्दनाक ऐठन होगी, ऐठन आ जाती है। शरीर धनुष के आकार का हो जाता है। शरीर धनुष देखा है आपने, धनुष कैसा रहता है, तो धनुष के आकार का शरीर हो जाता है। काय में, टिटनेस में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि जबड़ा किस में लॉक होता है, किस बीमारी में जबड़ा लॉक होता है, तो टिटनेस में। ठीक है, अब इसकी जांच। टिटनेस का कोई विशेष प्रयोगशाला परीक्षण सामान्यता नहीं होता। ठीक है, इसका निदान मुख्यतः लक्षणों और चोट के इतिहास पे आधारित किया जाता है। उपचार, इसका उपचार आप देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। टिटनस इम्यूनोग्लोबिन एंटीबायोटिक दवा, घाव की सफाई, मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाइयों से इसका इलाज किया जाता है। और आप टिटनेस का टीका भी लगा सकते हैं। टीटी, टीटी का टीका का नाम सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है टिटनेस टॉक्साइड। तो टिटनेस टॉक्साइड का टीका भी लगवा सकते हैं आप इससे बचने के लिए, है ना। जो मैं आपको बता रहा हूं कि टीकाकरण कराना चाहिए, चोट लगने पर घाव तुरंत सफाई करनी चाहिए और स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। टिटनेस से होने वाली समस्या क्या है, श्वसन में कठिनाई होगी, मांसपेशी में गंभीर ऐंठन होगी, हड्डी टूटने का खतरा होगा, जो धनुष के आकार का हो जाएगी हड्डी, मृत्यु तक हो सकती है। तो टिटनेस को बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिए। अगर कभी भी ऐसा हो कि जंग लगी कील से आपको लग जाए, तो आप तुरंत टीटी का इंजेक्शन लगवाइए। या फिर कोई भी मतलब ऐसी आपके साथ घटना हो जाए तो टीटी का इंजेक्शन तुरंत लगवाइए, क्योंकि टीटी का इंजेक्शन बहुत जरूरी है। अगर अपन लापरवाही कर सकते तो इससे मृत्यु तक हो सकती है। समझ रहे हो ना आप लोग। तो कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती है। उपचार समय पे करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप लोग ऐसा ना करें तो। अब कुछ तथ्य मैंने जो कंक्लूजन बना दिया है कि टीबी कैसे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड कैसे होता है, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टिटनेस कैसे होता है, क्लोस्ट्रेडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है, क्लोस्ट्रेडियम टेटनी नामक जीवाणु से। मलेरिया का रोगवाहक कौन है, मादा एनोफ्लीज मच्छर। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मलेरिया का रोगवाहक कौन है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है। डेंगू का रोगवाहक कौन है, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर, एडीज मच्छर। ठीक है, डेंगू का रोगवाहक कौन है, एडीज मच्छर। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर क्या देंगे, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाली मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी सीडीपी की भी लेक्चर देखिए। अभी मैंने एक वीडियो डाली है, आप लोगों के रिस्पॉन्स अच्छा आया है तो, और अगर और अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं कंटिन्यू और वीडियोस जल्दी से जल्दी डालता रहूंगा। तो थैंक यू गाइस।
आज के लिए इतना ही।